नमस्कार साथियों, जीके वाले गुरु के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से जुड़े 55 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के प्रत्येक छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कर देना है और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। यदि हो सके इसमें बताए गए एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण सवालों को भी नोट कीजिएगा। हमारा सवाल है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप किसी भी सवाल के पूरे ऑप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1952, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब हुई थी? तो 6 अगस्त। इसे आपको ध्यान रखना है और नोट करते चलना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्हें भारत के विश्व मार्ग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को भारत बनाया। अगला सवाल है दोस्तों, मंडल आयोग रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीपी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बीपी सिंह का पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं आपके परीक्षा के दृष्टि से बताए जा रहे हैं, इसलिए आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखना है। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा परिषद, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं जिसमें 10 सदस्य अस्थायी हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। इन सारे सवालों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वीटो शक्ति प्राप्त है, यह जब तक मन करे तब तक रह सकते हैं, ठीक है। इससे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पश्चिमी जर्मनी जो था ना वर्षा संधि में शामिल नहीं था। वर्षा संधि 1955 में सोवियत संघ द्वारा स्थापित किया गया था, इससे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? गृह स्वराज आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था जिसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, यह भी एक नए सामाजिक आंदोलन था, ठीक है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह 1985 में हुआ था जिसके नेता मेघा पाटेकर थे, यह भी एक नया सामाजिक आंदोलन था। अगला है टिहरी बांध आंदोलन, यह भी एक नया सामाजिक आंदोलन था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और गृह स्वराज आंदोलन, इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में शुरू किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है, जो नया सामाजिक आंदोलन नहीं था। अगला सवाल है दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सभी जानते हैं कि स्टॉकहोम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1972 में, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है, जिसमें पूरे विश्व के नेताओं ने भाग लिया था और पर्यावरण से संबंधित बातों पर विचार विमर्श किया था। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपाल जो है राष्ट्रीय पंचायत की संसद है, ठीक है ना, इससे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऋषि सुनक, श्री ऋषि सुनक, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आने की अधिक संभावना है। इनके माता पिता मूल निवासी अमेरिका के थे, लेकिन इनका लालन पालन इंग्लैंड में होने के कारण इन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव इंग्लैंड से ही लड़ा और प्रधानमंत्री बन गए। कौन? श्री ऋषि सुनक, अमेजिंग है ना। अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इससे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था है
किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है भारत में, तो मिश्रित, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यानी आपको समझाने के लिए यह वीडियो का श्रेय मुझे जाता है, यानी गोलू को, और इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं वह सभी आप सब भी पढ़ सकते हैं और मैं भी पढ़ सकता हूं, यानी कि यह सार्वजनिक है। इस प्रकार से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं भारत में, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है दोस्तों, 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, यानी कि नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। कब बना था, तो 2014 में। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा बताते चले कि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ही गैर संवैधानिक आयोग है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश में सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, यानी कि सबसे अधिक प्रयोग किया गया। यहाँ पर निषेधाधिकार को ही वीटो कहा जाता है, ठीक है, वीटो कहा जाता है। दोनों सेम चीज़ है, जो 5 देशों को प्राप्त है, जिसमें यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फ्रांस, रूस, चीन, इंग्लैंड शामिल है। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। 5 नंबर के 2 नंबर के सवालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जा रहा है सबसे अधिक प्रयोग यानी कि सर्वाधिक सबसे अधिक किसने किया था, तो रूस ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यदि आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोहरी नागरिकता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको समझाने के लिए बता दें कि यदि आप भारत के नागरिक हैं और दूसरे किसी देश के नागरिक बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, लेकिन फिर जब भारत के नागरिक बनेंगे तो आपको भारत में लगभग 5 वर्ष रहना पड़ेगा, यानी कि कम से कम। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होना चाहिए पंचायती राज संस्था से। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार इसमें से खारिज कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए संपत्ति का अधिकार। इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान है, यानी आवश्यक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए ही आवश्यक है अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए, ठीक है। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केंद्र को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि केंद्र से छोटा राज्य होता है और राज्य से छोटा जिला होता है, तो इसमें सबसे शक्ति प्राप्त किसे अधिक होगा, केंद्र को होगा। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केंद्र का भी और राज्य का भी, यानी कि दोनों का भी। भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व और केंद्र का भी होता है और राज्य का भी। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन और डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। इसे आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप इस वीडियो के फ्री पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, मैं सब कुछ बता दूंगा कहाँ से आपको फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के नाम से प्रचलित है, ठीक है। वर्तमान में इसे चेन्नई कहा जाता है, मद्रास को ही, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर सवाल का जवाब। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 108, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले समझिए, लोकसभा यदि किसी कानून को पास नहीं करता है तो वह राज्यसभा के पास जाता है, यानी कि लोकसभा जो होता है वह कानून पास नहीं करता है तो किसके पास जाता है? तो राज्यसभा के पास। यदि राज्यसभा नहीं करता है तो यह जाता है फिर से लोकसभा के पास। ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों को एक ही कमरे में बुलाकर उन्हें विचार विमर्श करने के लिए कहते हैं, तब वह कानून पास होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, पूना पैक्ट संबंधित था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दलित वर्ग से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पूना पैक्ट कब हुआ था, यानी कि पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। इसके अलावा और कई सारे अस्थायी नेता थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी की लिपि है देवनागरी, इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देवनागरी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि ऑप्शन में उद्देशिका रहे तो उद्देशिका भी हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है, इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 32 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें 111 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्थान से जुड़ा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्थान से जुड़ा है, यानी कि नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में कोई भी आयोग होता है उसका 5 वर्षीय कार्यकाल होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, 2015 के बिहार विधान चुनाव में किस राजनीतिक दल के प्रथम स्थान प्राप्त किया था? किसने प्राप्त किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. होम को माना जाता है, जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? यानी कि भारत का तो संविधान अपना है ही, लेकिन राज्य का पूछा जा रहा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जम्मू कश्मीर का अपना अलग एक संविधान है। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष का। यह परिषद की बात हो रही है, आयोग की नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य नियुक्त होने के लिए कितने वर्ष आवश्यक हैं? तो 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते हैं, कई सारे वीडियो में मैंने बता दिया है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने होम रूलिंग को भी
भी समर्थन किया। इसे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1996, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीटीबीटी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि सीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अयूब खान, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में ही 1966 में हो गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1962 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीन ने पंचशील समझौता को भंग करके भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। हालांकि भारत ने इसका शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया। इसके अलावा आपको याद रखना है पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि पंचवर्षीय योजना 2012 के बाद कभी नहीं हुआ है, अभी तक लागू ही नहीं हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इसे भी आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद यह दूसरे राष्ट्रपति बने थे। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चले यह वही प्रधानमंत्री है जिनका जन्मदिन 4 वर्षों पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। यह तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक होता है? तो आपको भली भांति पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। यदि आपसे पूछा जाए भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए मुंबई। इससे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में इसका जवाब दे दिया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? यूथोंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको नोट डाउन कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दक्षेक्स यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1985 में दक्षेक्स यानी सार्क की स्थापना हुई थी। इसे भी याद रखना है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हेग में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1906 में। कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। यह भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको पता होना चाहिए कि MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है। MS स्वामीनाथन की ही देन है कि आज भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है, क्योंकि इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी से नए खाद्य बीजों का इन्वेंशन किया, यानी आविष्कार किया। तो इनका सारा श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 2 नंबर के सवाल में यदि आए तो इन सारे लेक्चर को आपको मेंशन कर देना है। अगला सवाल है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है कितनी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा 2 अंगल भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाता है। 2 अंगल भारतीय उन्हें कहा जाता है जिनके पिता विदेशी और माता भारतीय होती हैं, यानी कि जब
इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे तो भारत के कुछ महिलाओं से शादी कर लिए थे। उन्हीं के शरीर से जो बच्चा हुआ उन्हें ही दो अंगल भारतीय कहा जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।